हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 6 चैप्टर जंतुओं में जनन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जनन और जनन की विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और इसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग की क्या भूमिका होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि निषेचन क्या है, यह कैसे होता है तथा आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। अध्याय के अंत में हम भ्रूण का परिवर्तन, शिशु से वयस्क एवं अलैंगिक जनन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जनन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। हमारा अगला टॉपिक है जनन की विधियां। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन अंग होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है नर जनन अंग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक सीसन यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग तथा एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में कोशिका के समानी संघटक पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मादा जनन अंग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी डिंब कहते हैं। अंडवाहिनी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। हमारा अगला टॉपिक है निषेचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक निषेचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। हमारा अगला टॉपिक है बाह्य निषेचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। हमारा अगला टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। हमारा अगला टॉपिक है जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, मेंढक, छिपकली इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है शिशु से वयस्क। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के परस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को हम 3 चरणों में देख सकते हैं: अंडा, टैडपोल, वयस्क। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अत्यंत छोटे जंतु
जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।